चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम एक नया किताब लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम है 10,000 जीके, यानी कि 10,000। इसमें आपका MCQ का 10,000 प्लस लगभग जीके इसमें शामिल है। अगर यह किताब आप पूरा पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम को आप करेक्ट कर लीजिएगा। एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, याद रखिएगा। ये रामबाण है, ये किताब जो है ना, ये रामबाण है। कोई भी आदमी जो है इसको समाप्त नहीं कर पाता है। तो मेरे इस चैनल से आप जुड़े रहिए। आपको हम पर डे एक वीडियो आपको देने का हम कोशिश करेंगे। पर डे एक वीडियो आपको हम देने का कोशिश करेंगे, जिससे आपको पूरा 10,000 जीके जो है ना कवर होने में बहुत ही आसानी रहेगी। होता क्या है कि कोई भी आदमी खुद से जो है ना उतना नहीं पढ़ पाता है, लेकिन वहीं अगर वीडियो रहेगा तो उससे पढ़ने में जो है ना उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है और वो पढ़ भी पाता है। तो इसीलिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर देखिए, अगर आप चाहते हैं पॉलिटी का पूरा जानकारी, तो इसी चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी। आप वहाँ पे जा कर के जो है ना पॉलिटी पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल जीके का भी हम यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ट्रिक से भी कभी कभी वीडियो हम डाल देते हैं, ट्रिकली, उसको भी आप देखेंगे। मतलब बहुत सारा चीज़, अगर इस चैनल से अगर आप जुड़ जाते हैं तो बहुत सारा चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही आपको यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं 10,000 जीके का। पहले शुरू किए हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। पहले शुरू किए हैं हम फिजिक्स शुरू किए हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है यांत्रिकी, मैकेनिक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल है। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दूरी की इकाई, तो दूरी की इकाई कौन है, तो प्रकाश वर्ष है, क्योंकि ये तो शक्ति का इकाई है, यह आपका ऊर्जा का इकाई है, ये आपका बल का इकाई है। लेकिन आपसे पूछा है दूरी की इकाई, दूरी की इकाई कौन हो जाएगा, तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल की SI इकाई क्या है, SI यूनिट क्या है बल का। तो बल का SI यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और CGS यूनिट क्या होता है, तो डायन होता है। यह क्या है, किसका है, केल्विन। केल्विन जो है ना आपका टेम्परेचर का हो गया केल्विन, और पास्कल क्या है, दाब का हो गया, और विद्युत विभव या विभवांतर क्या हो गया, वोल्ट हो गया। ठीक है, सबको बताएंगे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर जो क्वेश्चन है उसी का केवल आंसर हम बताने का कोशिश करेंगे। 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि चाल की SI इकाई क्या है। चाल का SI इकाई क्या है, तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, और दूरी को क्या चीज़ मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकेंड में, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद 5 नंबर में कह रहा है कि पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है। तो 6 का क्या होगा, तो हब्बल नियतांक हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है, तो हब्बल नियतांक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर में ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन, तो ल्यूमेन जो है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। उसके बाद भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो लक्स है। ज्योति की इकाई क्या है, तो लक्स है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है आपका, तो 9 का क्या हो जाएगा, तो दाब का इकाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है, तो यह आपका ज्योति तीव्रता का है। ऊर्जा की SI इकाई क्या है, ऊर्जा का, तो जूल है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, तो वह है टेस्ला। हर्ट्ज
क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है। तेरे का क्या हो जाएगा, तो तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो एम्पियर है। उसके बाद देखिए एसआई पद्धति में 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो आपका डायोप्टर है, जिसको डी से हम सूचित करते हैं। ठीक है, पी बराबर होता है 1/f। मीटर में होता है, सेंटीमीटर में क्या होता है, पी बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 100/f हो जाएगा। ये लेंस की क्षमता होता है, लेंस की क्षमता, ये लेंस की शक्ति बोला है, वही क्षमता शक्ति ही ना हुआ। अब चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो वह है डेसिबल। 17 नंबर दे रहा है कि विद्युत धारा को डैश डैश नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा, तो एम्पियर के द्वारा। विद्युत आवेश की सही इकाई क्या है, विद्युत आवेश की सही इकाई क्या है, तो वो कूलम्ब है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तापमान की सही इकाई क्या है, तापमान का, तो तापमान का क्या हो जाएगा, तो केल्विन हो जाएगा। 20 नंबर देखिए विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो आपका 20 का क्या हो जाएगा, तो किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा। संवेग का देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की सही तो किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट ठीक है प्रति घंटा होता है, इसे याद रखिएगा। और किलोवाट कहेगा ना तो वो शक्ति का हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्या करेगा कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्या करेगा कि प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, हाँ जरूर ये सही है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ कालांतराल मापने का ये मात्रक है, नहीं। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने की मात्रक है, तो नहीं। कौन सा सही हो जाएगा, तो केवल एक, तो एक कौन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका कौन हो जाएगा, तो 22 का डी हो जाएगा। 23 का देखिए, 23 में करें निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक, तो जूल तो ऊर्जा का ही मात्रक है, ठीक है। वाट घंटा भी, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है। न्यूटन मीटर ये भी होगा, लेकिन किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है। 24 नंबर में देखिए कह रहा है कि दीप्त तीव्रता को मापने के लिए ये सही इकाई क्या है, दीप्त तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है, तो वह है कैंडेला है। क्या है, कैंडेला। चलिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो ए सही इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो 25 का कौन हो जाएगा, तो टॉर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो ए सही इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो टॉर है। 26 नंबर क्या होगा, तो 26 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक तापमान की ये सही इकाई क्या है, तो 26 से क्या हो जाएगा, तो केल्विन हो जाएगा। दिए गए कार्य की इकाई क्या है, तो कार्य की इकाई क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। उसके बाद ये त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। त्वरण का एसआई इकाई क्या है, वेग में परिवर्तन बटा समय, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 का क्या होगा, तो डी होगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। अब इसका 30 का आंसर कौन सा होगा, 30 का आंसर सी होगा। कैसे, तो देखिए 1 का 1 उच्च वेग का हो जाएगा मैक, तरंगदैर्ध्य का एंगस्ट्रम, ठीक है। दाब का पास्कल आपको ही पता है, ऊर्जा का जूल आपको ही पता है, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में वही सूची 1 को सूची 2 से आपको
करना है। अब देखिए दूरी मापने की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष क्या मापता है, तो दूरी मापता है। पदार्थ की मात्रा क्या है, तो मोल है। विद्युत आवेश का क्या है, तो कूलम्ब है। और ऊर्जा का क्या है, तो वाट घंटा है। तो देखिए 1 का 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में 1 बी में 1 का 3 है। और 2 का क्या है, तो 1 है। 2 का 1, 2 का 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सही 1 नंबर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर भी वही है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। अब देखिए बल का तो पहले यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा ना। उसके बाद कृत कार्य, कोई भी कार्य जो कार्य का क्या होता है, तो जूल ही होता है। अब बच गया तो आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना समय होता है। आवेग का देखो, आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना समय। तो बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और समय का हो जाएगा सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। और वही संवेग का होता है, तो संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। द्रव्यमान गुना वेग यानी कि m गुना v होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, तो 32 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो 33 का क्या हो जाएगा, तो कोणीय गति हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में है, झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन की आवर्तकाल क्या हो जाएगा, दोलन की आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेज की जो कोणीय वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। 36 नंबर कह कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, किसी चलती हुई वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो उसकी त्वरण 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कि गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, कि भार 2 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, केवल उसके वेग को 2 गुना कर दे रहा है। तो आगे चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 37 नंबर में किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो 37 का 1 नंबर ऑप्शन देखिए, द्रव्यमान परिवर्तनीय है, द्रव्यमान परिवर्तनीय है, जबकि भार स्थिर रहता है। नहीं, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है। हाँ, यह ऑप्शन सही लग रहा है। दोनों सत्य, दोनों गलत है, नहीं, ऑप्शन केवल बी सत्य है। ठीक है, अब 38 नंबर देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, या ठीक है, न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम कहलाता है, कि न्यूटन गति का विषयक द्वितीय नियम कहलाता है, कि न्यूटन गति का विषयक तृतीय नियम कहलाता है, गैलीलियो गति का विषयक नियम कहलाता है। तो न्यूटन गति का विषयक का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा, और विराम में है तो विराम में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। गति में है, अगर इस पर बाह्य बल लगा करके रोकना चाहे तो इसकी गति में जो है थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत आएगी, रुकावट आएगी। अगर विराम में है, उसको हम धक्का दे रहे हैं तो वो चलने लगेगी, मतलब परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए 39 नंबर कह रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। तो 39 का क्या हो जाएगा, तो बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 40 नंबर देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, कि भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होनी चाहिए। तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होनी चाहिए। ठीक है, देखिए न्यूटन के प्रथम गति से जो है ना, प्रथम गति से हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रथम गति से हमें परिभाषा प्राप्त होता है, बल की परिभाषा प्राप्त होता है। और द्वितीय जो होता है, दूसरा नियम होता है, उससे हमें बल के सूत्र प्राप्त होता है। बल का सूत्र यानी कि बल का सूत्र क्या होता है, तो F बराबर a में द्रव्यमान गुना त्वरण। और तीसरे से क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्रकृति प्राप्त होता है, बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन गति के विषय का प्रथम नियम है, नहीं,
न्यूटन गति के द्वितीय नियमक नहीं, तृतीय नियम है तो तृतीय है। ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कौन सा नियम कहलाता है? तो तीसरा नियम कहलाता है। अब देखिए, जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है? किस नियम कारण? तो वह है तृतीय नियम के कारण। क्योंकि देखिए, इसमें भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। आप क्रिया करेंगे तभी आपको प्रतिक्रिया उसमें मिलता है। देखिए यहाँ पे 43 में, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का है। अभी बताया ना, विराम में है तो विराम में रहेगा, और गति में है तो गति में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो भाई न्यूटन का यह प्रथम नियम है, तो न्यूटन साहब ना कहे होंगे। अब अगला देखिए, अगला करें कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि बल की परिभाषा किससे मिलती है? तो गति के पहले नियम से मिलती है। दूसरा नियम से सूत्र, तीसरे का नियम से प्रकृति। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन या विरोध करती है? तो 45 का क्या हो जाएगा? गतिहीनता हो जाएगा, कि जड़त्व हो जाएगा, कि कुल भार हो जाएगा, कि सक्रियता हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तो जड़त्व हो जाएगा। उसके बाद 46 में देखिए, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? किस नियम को? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही हम क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। एक नंबर लिखा है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल के द्वारा। नहीं, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल थोड़ा ना होगा। घोड़ा द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल के द्वारा नहीं, घोड़ा द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल के द्वारा नहीं, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 48 में, चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लगाती है। चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर, आगे की दिशा में गिरते हैं। उसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो 48 का क्या हो जाएगा? तो न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का जब बात आ जाएगा ना, तो किस सिद्धांत पर? न्यूटन के तृतीय नियम। अब देखिए 50 नंबर में, अश्व यदि, मतलब अश्व का मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। 50 का क्या हो जाएगा? जड़त्व का आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विराम का जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो हो जाएगा इसका आंसर विश्राम का जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या? विश्राम जड़त्व। मतलब चुपचाप बैठा है, अचानक चलना शुरू कर देगा तो भाई विश्राम जड़त्व में तभी तो वो गिर जाएगा, गिरने का आशंका हो जाएगी। अब आगे देखिएगा 51 नंबर में, क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो 51 का क्या हो जाएगा? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर त्वरित की स्थिति में आ जाएगी तो वो मतलब पकड़ पाएंगे आप। हो सकता है कि उसमें कम बॉल लगाने की आवश्यकता हो, नहीं हो सकता है कि उसमें अधिक बॉल लगाने की आवश्यकता हो, नहीं। 51 का क्या हो जाएगा? तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। बल गुणनफल है, अभी बताया है कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो कौन हो जाएगा? 52 का बी हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है? पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। हाँ, यही हो जाएगा, भार घट जाएगा लेकिन मात्रा अपरिवर्तित ही रहेगा। द्रव्यमान कभी बदलता है? नहीं बदलता है, भार बदल जाता है। 54 में, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से, ठीक है, यह हो गया मेरा पृथ्वी, यह हो गया क्या? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यहाँ पे क्या है? ध्रुव है, ठीक है, यह नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो कह रहा है कि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, यहाँ से इधर की ओर हम जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है कि घटता है? तो यह बढ़ेगा। अगर हम विषुवत रेखा से यानी भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर जा रहे हैं तब बढ़ रहा है, अगर ध्रुव से हम विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो यह घटेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 54 नंबर हो गया। अब चलते हैं 55 नंबर। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है? ध्रुव पर अधिकतम होता है कि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है कि मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है? तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। कहाँ अधिकतम होता है? तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है?
क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी है, ये कोई कारण थोड़ा ना हुआ खुरदरी है। चंद्रमा कोई वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है। तो चंद्रमा की सतह पर खुरदरी होता है? नहीं, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, क्वेश्चन के अनुसार भी नहीं है सही। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, यह आपका ऑप्शन सही है। अब देखिए 57 नंबर। 57 नंबर क्या करा है कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। देखिए 20 केजी का अगर सामान ले करके ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े हुए हैं, चुपचाप खड़े हैं, तो क्या हो जाएगा कार्य? कार्य क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। देखिए कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। या इसको ऐसे भी कहते हैं एफ एस कॉस थीटा। थीटा एफ से क्या हो जाएगा? बल, एस से विस्थापन, और कॉस थीटा। अगर थीटा का मान भी अगर 90 डिग्री हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा? कार्य शून्य हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे चुपचाप खड़ा है, लेकर खड़ा है मतलब विस्थापन नहीं हो रहा, विस्थापन नहीं हो रहा मतलब क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। विस्थापन 0 है तो 0 गुना बल क्या हो जाएगा? तो कार्य मेरा शून्य हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। फिर यहाँ पर देखिए भाई धक्का दे रहा है लेकिन दीवार जो है विस्थापित हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कार्य होगा? कार्य भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? कोई भी कार्य नहीं है। तो 58 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 59 पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। पहाड़ी पर कोई चढ़ रहा है व्यक्ति और वह कहाँ झुक रहा है? तो वह आगे की ओर झुक जाता है। तेज चल सके, तेज चलने के लिए थोड़ा ना झुकता है, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, अपना अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए, यह हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ताकि वो गिर न सके, अपने अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। अब चलिए 60 नंबर। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 61 नंबर में देखिए क्या करा है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। 61 नंबर कि जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः इसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, हाँ, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 का सी। अब देखिए 62 का, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाएगी? तो जमने पर बोतल सिकुड़ती है? नहीं यार। जमने पर जल का आयतन घट जाता है? नहीं। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है? हाँ, जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। 63 नंबर, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसको देख लीजिए, फिर एक बार पढ़ देते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस से गिर करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन 64 नंबर, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? विस्थापित तो 64 का क्या हो जाएगा? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, यानी कि 64 का कौन हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम उसमें लागू होता है? तो गति के पहला नियम। 66 नंबर करा कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है? नहीं। सड़क बर्फ़ से सख्त होती है? नहीं। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ़ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 नंबर क्या करेगा कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि
67 का क्या हो जाएगा, तो बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी या पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 68 नंबर देखिए, लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? तो 68 का देखिए आंसर कौन होगा, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, नहीं। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। 69 नंबर देखिए, 69 नंबर क्या करा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? तो 69 का क्या हो जाएगा, पहले जितना होगा नहीं, थोड़ा ऊपर होगा, क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा। अब 70 नंबर देखते हैं, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहा का जो कील होता है पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो 70 का क्या हो जाए, लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, नहीं। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, नहीं। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। 71 नंबर, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है, एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के बराबर, हाँ यही विस्थापित पानी के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ पानी में तैरती है जबकि एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों ऐसा होता है? तो चलिए 72 का ऑप्शन देख लेते हैं, पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, नहीं। बर्फ़ पानी के जमने से बनती है, नहीं। बर्फ़ ठोस है जबकि एल्कोहल द्रव है, नहीं। बर्फ़ पानी से हल्की होती है, बर्फ़ जो है पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकता है, ऐसा बात नहीं है। पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, हाँ यही हो जाएगा, पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। 74 नंबर करें कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो या बाल्टी की पेंदी में जाकर बैठ जाएगी, या पारे की सतह पर तैरेगी, तो या तैरेगी। अब देखिए, किस टेम्परेचर पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? कौन से टेम्परेचर पर जल का घनत्व जो है ना अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होता है जल का? तो न्यूनतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या जो है अपवर्तित रहता है? तो वह है घनत्व। घनत्व जो है ना मात्रा से कोई मतलब नहीं रखता है। देखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अगर घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर घनत्व घटेगा तो द्रव्यमान भी घटेगा। तो कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब वस्तु की मात्रा बदल रहा है, बदलेगा नहीं, वो परिवर्तित नहीं होगा, तो वो क्या है? तो वह घनत्व है। अब चलिए 77 नंबर, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों होता है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है? तो देखिए 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। ये कौन सा बात हुआ? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। समुद्री तरंग में तैराक को तैरने में सहायक होती है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, हाँ ये हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा? सी। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरती है? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरती है? तो 78 का क्या हो जाएगा? तो निम्न घनत्व के कारण। बादल किस कारण से जो है वायुमंडल में तैरती है? तो निम्न घनत्व के कारण। उसके बाद समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 79 का क्या हो जाएगा? 1/9, 1/10, 1/6 की 1/4, तो 1/10। अब आगे देखिए, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्यों? बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है, हाँ बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि दाब बराबर होता है रो जी एच। रो का मतलब होता है घनत्व, जी का मतलब होता है गुरुत्व, और एच का मतलब होता है गहराई। मतलब अगर घनत्व बढ़ेगा कब?
तो उसका दाब भी बढ़ेगा। अगर उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तब भी दाब बढ़ेगा, अगर गहराई बढ़ेगा तब भी दाब बढ़ेगा। तो कह रहा है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। अब देखिए 81 नंबर, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो 81 क्या हो जाएगा आंसर, बढ़ जाता है कि घट जाता है, तो घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। हाँ, पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है, घट जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? क्यों पिघलता है? निचले तल का तापमान अधिक होता है? नहीं, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। हाँ, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्योंकि देखिए दाब बराबर एक दो फार्मूला होता है, एक ठोस के लिए अलग होता था, ठोस के लिए होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल अधिक हो रहा है, क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो कर रहा है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, तो हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए 81 नंबर नहीं, 85 नंबर देखते हैं। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। हाँ सही है, यही आंसर सही हो जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो 86 का क्या हो जाएगा, छतों का आकार जटिल होता है? नहीं, छतें कसी बंधी नहीं होती है, ऐसा बात नहीं है। छत है तो भाई बंधा ही होगा। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, तो छत के नीचे दाब समान रहता है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिससे कि वह झटकों को शोषित कर सके। फीस पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए पटरियों के समानांतर बने रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए इसके लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई बढ़ने से रक्त का दाब बढ़ जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त का दाब घट जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। 88 नंबर हो गया। अब चलते हैं, चलिए 89 नंबर देखिए। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आता है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। हाँ यही आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। 90 नंबर में, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 90 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? 91 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, यानी कि ऑप्शन यही हो जाएगा सही। गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है तो भारी हवा के कारण से इसमें कोई नहीं थी, तीनों के तीनों क्या है, तो गलत है। सही कौन है, तो 1 नंबर है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, कि वायुमंडलीय दाब का आधा होता है? वायुमंडलीय दाब का आधा नहीं होता है, बराबर भी नहीं होता है, कम भी नहीं होता है, अधिक होता है। तभी साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब देखिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? 93 नंबर का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, कि घर्षण की कमी के कारण, कि घर्षण का अधिकता के कारण, तो घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए, जब अचानक नीचे गिर जाए तो यह बात का घोतक है। आंधी या झंझावत की संभावना, अचानक गिर रहा है, अगर अचानक गिर रहा है, अचानक तो क्या होगा, आंधी आएगा। अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो बारिश होगा, अगर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो मौसम फ्रेश होगा, याद रखिएगा।
उसके बाद 95 नंबर, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? तो 95, गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी, गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा कि गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। 96 नंबर, समुद्र की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? समुद्र की समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। हाँ, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों? तो 97 का हो जाएगा, वायु की अपेक्षाकृत हल्की होती है, नहीं। ताप में न्यूनता के साथ, नहीं। वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, तो हाँ, यही हो जाएगा। 98 नंबर, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? तो कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, दाब को बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, नहीं। वायुमंडल का वायु दाब कब बढ़ जाता है? हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, ठीक है, कि वायु दाब घट जाता है? तो वायु दाब घट जाता है। चलिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन का लगभग सॉल्यूशन आपको दे दिए। फिर इसी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें इसको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर आएगा, तो इसका पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये लूसेंट है, इसको आप एक बार में पढ़ लिए तो किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। एक चीज़ और बता दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे।